Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आप लोगों ने बोला था कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के हम लोगों को चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल दीजिए। आप हमें चैप्टर वाइज कराइए और बाकी एमसीक्यूज भी कराइए, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराइए, लेकिन आप लोगों की डिमांडिंग चैप्टर वाइज में ज़्यादा थी। तो आज से मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज पूरा टॉपिक कवर कराऊंगी, प्लस उसके एमसीक्यू भी दूंगी। ऑल्सो आपकी जो 500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी वो भी एज इट इज चलती रहेगी। मंडे से फ्राइडे तक आपकी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो रेगुलर क्लासेस होंगी, जिसमें कि पहले मैं मंडे टू फ्राइडे डेली क्वेश्चंस दे दी थी, बट अब मैं क्या करूंगी कि आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको चैप्टर वाइज क्लास दूंगी और थर्सडे फ्राइडे आपको जो 500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी वो दूंगी। तो अगर आप लोगों यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको कहीं से प्रिपरेशन करनी चाहिए जहां पे कंप्यूटर से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल मिल जाए, सारी प्रिपरेशन मिल जाए, सारी गाइडेंस मिल जाए, तो एक बार इस चैनल पर आकर यहाँ पर एक बार क्लास पूरी लेके देखिएगा। आई नो वेरी वेल कि यहाँ पर मैं A to Z कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर में आई विल श्योर डेफिनेटली कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। एग्जाम में मैं आपको A to Z पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगी, साथ में जो भी आपको गाइडेंस देनी होगी वो भी दूंगी। तो इस चैनल को बस आपको क्या करना है, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस इसलिए कर दें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आपको पीडीएफ नोट्स वीडियो के डेली जो लिंक होते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है मैम हमें लिंक ही नहीं मिलता है, वीडियो ही नहीं मिलती है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर इजी लर्निंग 247 आप सर्च करेंगे तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जहां पर मैं वीडियो के लिंक, डेली जो वीडियोस अपलोड करती हूँ उसके लिंक, उसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन होते हैं, स्टडी मटेरियल होते हैं और अपडेट्स होती हैं वो भी मैं उसमें अपलोड करती रहती हूँ। साथ में ही आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम मटेरियल होते हैं, पीडीएफ्स होंगी, वो भी मैं सब उसी ग्रुप में दूंगी। उसके अलावा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसमें आप इजी लर्निंग 247 नाम से ही डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, तो उस चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पर भी मैं सेम ही काम कर रही हूँ, तो आपकी मर्जी, आप दोनों पर ज्वाइन होना चाहें या एक पर, एज योर विश। उसके अलावा हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिस क्लास में हम लोग आज चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूपी पुलिस कंप्यूटर साइंस का जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे, और सिलेबस को मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुकी हूँ, तो सिलेबस में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, जिसमें कंप्यूटर साइंस क्या होता है, बेसिक्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, जनरेशंस क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें हैं। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एमसीक्यू भी कवर करेंगे। ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है और एग्जाम में इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखना ना भूलें, और अगर अच्छी लगे वीडियो, थोड़े से भी एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपके लाइक और सब्सक्राइब से बस मुझे और ज्यादा आपके लिए अच्छे से मेहनत करने का, और लगता है आपके लिए कोशिश करूं अच्छे से अच्छा मटेरियल लेके आऊं, बस मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा एफर्ट्स करने का आपके लिए, बस इतना ही चाहिए। और ऐसे ही इस चैनल को प्यार देते रहिए, जुड़े रहिए। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सबको पता है। तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट को लेती है, उसको प्रोसेस करती है और हमें रिजल्ट में आउटपुट दे देती है। एक सिंपल सी डेफिनेशन में अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन कोई पूछे तो बस इतना याद रखो, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो हमारा फैन भी है, एसी भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, फ्रीज भी है, तो कंप्यूटर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में, लेकिन सभी जगह डेफिनेशन में एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्क करती है। ऐसी मशीन, एक आपको सिंपल टर्म बताती हूँ, ऐसी मशीन जिसमें ऑन और ऑफ का फीचर होता है, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे कि अगर आप फैन को ऑन ऑफ कर रहे हो, लाइट को ऑन ऑफ कर रहे हो, वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो फिर कंप्यूटर और बाकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स में फ्रीज भी ऑन और ऑफ हो रहा है, तो जिस भी मशीन के अंदर ऑन और ऑफ का सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है।
अब कंप्यूटर में क्या फर्क है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग मशीन है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग मशीन है जो कि इनपुट को लेता है, एक्सेप्ट करता है हमारे डेटा को एज अ इनपुट, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें हमारा रिजल्टेंट आउटपुट दे देता है, यानी हमें रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल, हमने कंप्यूटर को 2+2 दिया, उसने उसको प्रोसेस किया और हमारा रिजल्ट हमें आउटपुट 4 दे दिया। उसने उसको प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद हमें रिजल्ट आउटपुट दे दिया। हमने कुछ किया 5 × 6, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और हमको आउटपुट दे दिया 30। अब आप कहेंगे कैलकुलेशन तो हम कैलकुलेटर से भी करते हैं, फिर हमें कंप्यूटर की क्या आवश्यकता है? तो कंप्यूटर में हमारे मल्टीटास्किंग हो सकते हैं, जैसे कि हम कुछ टाइप कर रहे हैं, अब कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और उसको हम मेमोरी में, कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है जिसमें उसमें हमने सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर में मेमोरी है उसमें हम मेमोरी में सेव कर पा रहे हैं, हमने उसको सेव कर लिया और हम इन फ्यूचर उसका यूज कर पा रहे हैं, या हम उसको आउटपुट एज अ रिजल्ट प्रिंट भी दे पा रहे हैं। तो हम उसमें ये कर सकते हैं, हमने कोई भी सॉन्ग को प्ले किया तो सॉन्ग हमने एज अ इनपुट दिया, उसने प्रोसेस किया कि प्रोसेस में मतलब उस सॉन्ग को उसने प्रोसेस में लगाया, तो हम आउटपुट भी दे सकते हैं, यानी हम मल्टी काम कर सकते हैं। कंप्यूटर की आवश्यकता इसीलिए है। एक सिंपल सा मतलब है कि कंप्यूटर में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर पाते हैं, हम ट्रांसफर कर पाते हैं फाइल को, और हम अपना एक तरह से पूरा फोल्डर, जैसे हमारी जो कॉपी होती है जिसमें हम अपने नोट्स लिखते हैं, हम अपने नोट्स कंप्यूटर में लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बिजनेस पर्पस में कंप्यूटर यूज हो रहा है, और उसके अलावा कॉलेज में, स्कूल में, एजुकेशन पर्पस में कंप्यूटर यूज हो रहा है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। हर जगह कंप्यूटर की आज के टाइम में नीड है। बैंकिंग में यूज हो रहा है, एटीएम मशीन में यूज हो रहा है। कंप्यूटर का कहाँ यूज नहीं हो रहा? रेलवे टिकट करनी है, हर जगह कंप्यूटर का यूज हो रहा है। तो सिंपल सी भाषा में, एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम कंप्यूटर के बारे में ये लाइन बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग मशीन है जो कि इनपुट को लेता है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करता है एंड रिजल्ट में हमें उसको आउटपुट देता है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन, स्टोर इट, और उसको स्टोर भी करता है, प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द यूजर इंस्ट्रक्शन, हमारे इंस्ट्रक्शन के द्वारा, और उसको रिजल्ट दे देता है। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली यूजिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड द यूजर। कंप्यूटर में हम कोई भी इनपुट देते हैं, इनपुट किसके द्वारा देते हैं? कीबोर्ड से, माउस से। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, दीज ऑल आर इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जहां से हमें रिजल्ट मिलता है, जैसे आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है। स्पीकर से रिजल्ट कैसे मिल रहा है? आपने कोई सॉन्ग प्ले किया, वो प्रोसेस हुआ और हमको सुनने को मिल गया स्पीकर के बिहाफ पर, तो स्पीकर है। जहां से हमें रिजल्ट मिले वो आउटपुट डिवाइस है, जहां से हम इनपुट दे रहे हैं। इनपुट कौन दे रहा है? यूजर। यूजर कौन? मैं, आप, हम लोग। तो हम लोग इनपुट जिधर से दे रहे हैं, जैसे हम कीबोर्ड से इनपुट दे रहे हैं, माउस से इनपुट दे रहे हैं, स्कैनर से इनपुट दे रहे हैं, दीज आर इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस जहां से हमें रिजल्टेंट मिल रहा है वो आउटपुट डिवाइसेस। अब कंप्यूटर में हमने इनपुट दिया, उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके वो डेटा को कलेक्ट करके स्टोर भी कर पा रहा है। स्टोर, प्रोसेस, ये सब किसके द्वारा कर पा रहा है? सीपीयू के द्वारा। तो सीपीयू में बेसिकली 3 चीजें होती हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। एएलयू का काम होता है अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे कि आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एक्सेट्रा। लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि मैं बोलूं ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, एंड, और, एक्सॉर, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो एएलयू हमारे जितने भी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं ये सब परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही डिसाइड होता है कि कौन सी प्रोसेस पहले वर्क होगी, कौन सी प्रोसेस बाद में वर्क होगी, किस प्रोसेस को पहले एक्सेस करना है, किसको बाद में एक्सेस करना है। ये सारा काम कंट्रोल यूनिट का होता है। पूरे सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट करती है। एमयू मेमोरी यूनिट हमारे डेटा को स्टोर करना, और किस
स्टोरिंग को कितनी बाइट देनी है, कितना डेटा देना है, ये सब हमारी मेमोरी यूनिट डिसाइड करती है। अब ये बात हो गई एक नॉर्मल सी कंप्यूटर की जो मुझे आपको बतानी थी कि और ये कंप्यूटर हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमें पढ़ना चाहिए कि हम पहले कंप्यूटर क्या यूज कर रहे थे, क्या हिस्ट्री थी, सबसे पहले कंप्यूटर कैसे आया, किसने बनाया। तो हमको भाई जिन लोगों ने इतना एक आज के टाइम में कंप्यूटर इज लाइक अ भगवान की तरह हम यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर का यूज मतलब सब कुछ है कंप्यूटर के द्वारा हम यहाँ बैठे कहीं की भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे हैं। तो बेसिकली ये कंप्यूटर आया कैसे, कितने लोगों ने इसके ऊपर काम किया, कितनी मेहनत लगी, क्या क्या जनरेशंस रही कंप्यूटर की, वो सब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में डिस्कस करेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसकी बात मैंने की कि हम लोग कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर क्या है बेसिकली। अब पहले अर्ली कंप्यूटर्स में सबसे पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे वो स्टिक्स, स्टोन्स और बोन्स काउंटिंग, जो लोग स्टोन्स के द्वारा काउंटिंग करते थे, स्टिक्स के द्वारा, बोन्स के द्वारा, ये सब के द्वारा लोग काउंटिंग करते थे। अब बिफोर कंप्यूटर्स वर इन्वेंटेड, कंप्यूटर के इन्वेंट होने से पहले मोर कंप्यूटिंग डिवाइसेस वर प्रोड्यूस एज टेक्नोलॉजी एडवांस, ह्यूमन इंटेलिजेंट होता गया टाइम के साथ साथ और उसने कंप्यूटिंग डिवाइसेस डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले देखते हैं, लेट लुक फ्यू अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो इंसान ने बनाई कंप्यूटिंग डिवाइसेस। जब इंसान थोड़ा इंटेलिजेंट हो गया, उसको जरूरत होने लग गई चीजों की। बेसिकली पहले के टाइम में लोग बक्सा, एक इन्वेंशन बताती हूँ, पहले के टाइम में लोग बक्सा यूज करते थे। तो बक्सा, बैग, ये सब तो बहुत वजन भारी होता था। कोई इंसान आया, सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सबको प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है प्रॉब्लम फेस करने में, सब ऐसे ही यूज कर रहे हैं। कोई पर्सन आया, उसने उसमें 4 व्हील लगा दिए। अब उसने 4 व्हील लगा दिए, सपोज इस तरीके से उसने 4 व्हील लगा दिए, एक हैंडल लगा दिया। अब इस अटैची को सब यूज कर रहे हैं इजीली, तो उसको कैरी करना, कितना भी वेट है उसको कैरी कर पाए। पर उसने क्या किया, सिर्फ 4, ये दिमाग उसने लगाया, उसने प्रॉब्लम तो सब फेस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फेस करके उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना ही इन्वेंशन है। यहाँ कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता होती सबको है, पर जिसने उसको फील किया कि ये कुछ होना चाहिए, इसमें कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए, तो वही कुछ नया इन्वेंट कर पाते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर की एक ब्रॉडकास्टिंग जर्नी रही है, बहुत बड़ी जर्नी रही है। कंप्यूटर आज जो आप स्मार्ट कंप्यूटर्स और स्मार्ट मोबाइल, लैपटॉप ये सब यूज कर पा रहे हैं, तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा दिमागी लोग मतलब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जस्ट एक डिवाइस बनाने में, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने में, या एक वेबसाइट या एक वेब पेज क्रिएट करने में लगा दी, तो वो आज जो आप इजीली यूज कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज उनके लिए, तो उनको एक सैल्यूट तो बनता है। अब देखो एबाकस, सबसे पहले आया एबाकस, जिसके बारे में सब जानते हैं। अब भाई चाइनीज लोगों ने बनाया था 4000 साल पहले। इसमें वुडन रैक थी एक, जिसमें मेटल्स की रॉड थी, कुछ बीट्स कनेक्ट थे, और दीज एबाकस आर ऑपरेटेड मूव्स बीट्स अकॉर्डिंग टू द सर्टेन गाइडेंस। ये बीट्स को मूव कर पाते थे मेटल्स की रॉड पर, जिसके बिहाफ पर वो लोग कैलकुलेशन करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये जो एबाकस था ये चाइनीज लोगों ने बनाया था। ये एबाकस इस तरीके का दिखता था, ये सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो गूगल पर देख लीजिए और यहाँ पर भी देख लो कि ये रॉड्स है और इसमें इन्होंने वुडन रैक है, ये रॉड्स है, ये जो रॉड्स होती थी ये मेटल की होती थी और इसमें ये बीट्स होते थे। इसको इधर से उधर मूव करा के ये कैलकुलेशन पर्पस में इसका यूज करते थे, अरिथमेटिक कैलकुलेशन में। यानी पहले जो हमारा काम सीपीयू के अंदर जो एएलयू कर रहा था वो काम ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट वो ये एबाकस से कराते थे। क्लियर? फिर उसके बाद नेपियर बोन आए। नेपियर बोन ने क्या किया, नेपियर बोन ने मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग एपरेट, ये इन्होंने मैनुअल कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई फॉर कैलकुलेटिंग द इंस्ट्रूमेंट। इसमें 9 बोन स्ट्रिप लगाई, 9 0 से 9 तक, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 9 बोन्स स्टिक लगाई, मार्क न्यूमेरिकल, उनको न्यूमेरिकली मार्क कर दिया 1 to 9 तक, और उसको ये यूज करते थे मल्टीप्लाई डिवाइड पर्पस से। फर्स्ट मशीन थी
जिसमें हम डेसिमल पॉइंट्स डिवाइड। एबाकस का डिसएडवांटेज ये हुआ कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स सिस्टम नहीं था, डेसिमल कैलकुलेशन नहीं हो पा रही थी, पर नेपियर्स बोन के जो इन्होंने नेपियर्स बोन डिवाइस बनाई, इससे हम डेसिमल पॉइंट सिस्टम भी कैलकुलेशन कर पा रहे थे नेपियर्स बोन की डिवाइस के द्वारा। क्लियर? अब बस इतना याद रखो, एबाकस में एबाकस फर्स्ट कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन, यानी सबसे पहले जिसने सोचा कैलकुलेटिंग पर्पस के लिए वो एबाकस ही था। फिर उसके बाद नेपियर बोन्स आए, फिर आए पैस्कलाइन। 1640 में बेस्ली पैस्कलाइन फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ये फ्रेंच के थे। इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया। अब यहाँ पे कैलकुलेटर बना, ये मैकेनिकल ऑटोमेटेड कैलकुलेटर था। इट हैज वुडन बॉक्स, ये एक लकड़ी का बक्सा टाइप का था, उसमें गियर और व्हील्स इनसाइड थे, जिसके अंदर गियर और व्हील्स थे, जिसके द्वारा कैलकुलेशन वगैरह ये मैथमेटिक्स फॉर्म में कर पाते थे। कैसे कर पाते थे पता नहीं, लेकिन ये बनाया था इन्होंने, और इसका लोगों ने यूज भी किया काफी टाइम तक। फिर आए स्टेपर्ड, रॉकवन और लीजनेस व्हील, ये जर्मन मैथमेटिक्स थे। इन्होंने एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया जो कि ड्रम्स और गियर्स का यूज करते थे। एक सेकेंड, ये स्टेपियर रॉकमैन आए, इन्होंने भी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया है, ये फ्लूटेड ड्रम्स। इसको आप एक बार इसकी फोटो देख लीजिएगा गूगल पर, शायद मैं इधर लगाना भूल गई हूँ, ठीक है। इसके बाद आप बस ये याद रखो, स्टेपियर रॉकमैन एंड लीजर व्हील नाम का एक कैलकुलेटर आया था, ये डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर कहलाता था। बस उसके बाद डिफरेंस, बस इसके नाम याद रख लो और इसकी मेन क्वालिटी याद रख लो। डिफरेंस इंजन आया, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, जैसे कि अब जो आ रहा है, देखो एबाकस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन 1820s में आया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हें बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। और चार्ल्स बेबेज कौन है भाई? जिसे फादर ऑफ द कंप्यूटर्स माना जाता है। कंप्यूटर के पिता, जनक चार्ल्स बेबेज को ही सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इट वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर कुड बी बेसिक कंप्यूटेशन। अब यहाँ से जो कंप्यूटेशन की बेसिक चीजें थी, जो आजकल हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वहां से जो बेसिक चीजें थी जो उसके अंदर आज भी हम यूज कर पा रहे हैं, यानी पहले कंप्यूटर्स बहुत लार्जिंग स्केल में यूज होते थे, बहुत बड़ा स्पेस घूमते थे, पर एक वो जो क्लू होता है ना कि इस तरीके से चीजें बन सकती हैं, तो वो चार्ल्स बेबेज का ही आइडिया था। इट वॉज अ मैकेनिकल कंप्यूटर, एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। बेसिक कैलकुलेशन के लिए हम इसका यूज करते थे। स्टीम पावर कैलकुलेटिंग मशीन थी। सॉल्व न्यूमेरिकल टेबल्स, लॉग्स की जो टेबल, मैथमेटिक्स के जो लॉग्स होते थे, न्यूमेरिकल टेबल्स होती थी, वो हम इस पे, मतलब पहले हम सिर्फ एडिशन, फिर डेसिमल्स, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, ये सब यूज कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लॉग्स वगैरह सब मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन कर पा रहे थे। फिर आए एनालिटिक कंप्यूटर। एनालिटिक कंप्यूटर में ये चार्ल्स बेबेज, अब चार्ल्स बेबेज ने एक तो हमारा बनाया डिफरेंस इंजन, ये देखो चार्ल्स बेबेज ने एक तो बनाया डिफरेंस इंजन। पहला पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि चार्ल्स बेबेज ने पहला क्या डेवलप किया था? डिफरेंस इंजन। दूसरा एनालिटिकल इंजन, इन्होंने दोनों बनाए थे। एनालिटिकल इंजन इन्होंने 1830 में बनाया था। ये क्या करता था? इसमें इनपुट पंच कार्ड यूज करते थे जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अब यहां पर देखो स्टोरिंग डेटा, ये डेटा को स्टोर भी कर पा रहा था इज एन इनडिफाइनाइट मेमोरी, लेकिन मेमोरी इनडिफाइनाइट थी। डेटा को यहाँ पे स्टोरिंग की चीजें भी स्टार्ट हो गई थी एनालिटिकल इंजन में। ये किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। इन्होंने स्टोरिंग बता दी, मैथमेटिक्स की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन एक मशीन के द्वारा सॉल्व करवा दी। इस वजह से इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल कंप्यूटर, एनालिटिकल। दूसरा क्या था? एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, याद रखना। फिर है टेबुलेटिंग मशीन। टेबुलेटिंग मशीन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन हर्मन इन्होंने डेवलप की थी, ठीक है। तो ये थी टेबुलेटिंग मशीन। इसमें क्या था? पंच कार्ड जो उन्होंने चार्ल्स बेबेज ने यूज किए थे, वही उन्होंने यूज किए थे। इट कुड बी कंप्यूटर स्टैटिक्स रिकॉर्ड
शॉर्ट डेटा इंफॉर्मेशन, ये डेटा को सॉर्ट कर पा रहा था कि इंफॉर्मेशन कौन सी पहले होनी चाहिए, बाद में होनी चाहिए, ये सब। ये मैन्युफैक्चर किया था IBM कंपनी ने 1924। यहां से IBM कंपनी आई 1924 में, इन्होंने डेवलप किया था ये टैबुलेटिंग मशीन। अब उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंशियल एनालाइजर आया। डिफरेंशियल एनालाइजर ये वेनवर ब्रश ने फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर था। ये डिफरेंशियल एनालाइजर 1930 में आया, मेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अब पूछा जा सकता है वैक्यूम ट्यूब्स कब आए, 1930 में डिफरेंशियल इंजन में। ये इलेक्ट्रिकल स्विच थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्विच पावर यूज कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म यूज की जा रही थी। यहाँ पे 25 कैलकुलेशन मैटर ऑफ अ मिनट, 25 कैलकुलेशन एक मिनट में सॉल्व हो पा रही थी। अब कैसे करते थे वो तो मुझे भी नहीं पता, पर ये यहां से चीजें बनना स्टार्ट हुई थी। फिर मार्क वन आया, हॉवर्ड एल्किन प्लांट एज अ बोल्ट मशीन 1937। मैसिव कैलकुलेशन, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के लिए मार्क वन यूज हुआ। द मार्क वन कंप्यूटर कंस्ट्रक्ट 1944 में, और कोलैबोरेशन ऑफ IBM और हार्वर्ड। IBM कंपनी और हार्वर्ड के द्वारा उनकी कोलैबोरेशन ने, दोनों ने मिलकर ये बनाया मार्क वन। उसके बाद ये देखो इस तरीके से, जो ये हम लोगों ने सुना होगा कि कितने बड़े बड़े कंप्यूटर्स पहले आते थे, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन के लिए हम इतने बड़े बड़े एरिया यूज करते थे, और उसमें स्टोरिंग कैपेसिटी जो ना के बराबर, आज के टाइम में हमारे नॉर्मल मोबाइल में उनसे ज्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। हम 1 TB 2 TB तक का डेटा स्टोर कर पाते थे। उस समय हम जस्ट कुछ KBs के डेटा को स्टोर कर पाते थे, और वो भी पहला एक डिलीट करते थे, फिर दूसरा हम स्टोर करते थे, दूसरा काम करते थे। लेकिन जब तक कोई छोटी चीजें नहीं होती तब तक बड़ी भी नहीं बनती। तो आज के टाइम में जो इतना बड़ा डेवलपमेंट है, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने इतनी बेसिक से चीजें स्टार्ट की, इतना सोचा, उसके बाद लोग एक सोच पर थोड़ा आगे बढ़े, फिर कुछ और लोग थोड़ा आगे बढ़े, फिर थोड़ा आगे बढ़े, और आज हम कहाँ हैं। और मे बी आज आने वाले टाइम में कुछ और अच्छा इससे बेटर हो जाए। अब हिस्ट्री ऑफ जनरेशन देखो, अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने एक बेसिक ओवरव्यू लिया किस तरीके से बना। अब वेरी इंटरेस्टिंग ओरिजिन था, 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद 20th सेंचुरी तक वुमेन हायर्ड ह्यूमन कंप्यूटर्स फॉर्म कैलकुलेशन, वुमेन्स को हायर किया जाने लगा। 19th सेंचुरी वर्ड आल्सो डिस्क्राइबर मशीन्स डिड कैलकुलेशन प्रोग्राम मॉडर्न डे वर्ड जनरली प्रोग्रामिंग डिजिटल कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। आज के टाइम में हम क्या यूज कर रहे हैं, हम अपना नॉर्मल ये वाले कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, मॉडर्न कंप्यूटर्स। अर्ली हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, अब देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। अभी हमने इन डिटेल पढ़ा, अब हम इन शॉर्ट पढ़ते हैं जिसमें क्या किया। ह्यूमन ने इवोल्यूशन किया डिवाइसेस का, कैलकुलेशन किया, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस डेवलप की। और 1822 में सबसे पहले फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज माने जाते हैं, जिन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप किया। फिर 1830 मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया 1822 में। इंपॉर्टेंट 1833 में एक्चुअली डिजाइन एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया गया, ठीक है, कंटेन ALU, जिसमें 1833 में जो एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया गया, इसमें क्या था, ALU था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सम बेसिक फ्लो चार्ट प्रिंसिपल्स थे, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मेमोरी का भी था। द मोर सेंचुरी लेटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स वी गॉट अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इट वाज अ ENIAC, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। The inventors of this computer is John V. Mauchly and J. Presper Eckart. इन्होंने डेवलप किया था ENIC, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद टाइम्स टेक्नोलॉजी डेवलप कंप्यूटर, स्मॉलर प्रोसेसिंग, फास्टर। फर्स्ट लैपटॉप, अब देखो इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लैपटॉप इसको लिख लेना, 1981 में फर्स्ट लैपटॉप बना, इंट्रोड्यूस किया बाय एडमंड ऑसबोर्न ने। जो लैपटॉप है फर्स्ट, वो 1981 में एडमंड ऑसबोर्न एंड EP सन ने डेवलप किया। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की करंटली चेंज होती रही। आज के टाइम में जो हम जनरेशन यूज कर रहे हैं, जिस जनरेशन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो हो रहा है, हम 5th जनरेशन में है इस समय। अब एक चार्ट बनाया जिसके थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाए।
जनरेशन कंप्यूटर जनरेशन से लेके 5th जनरेशन तक की बात करेंगे। एट प्रेजेंट वी आर इन 5th जनरेशन, अभी हम लोग किस में है, 5th जनरेशन में है। तो जो फर्स्ट जनरेशन थी ये 1940 से लेकर 1956 तक थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा तो इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। लेकिन पूरा चैप्टर होने के बाद आप लोग क्या करिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या फिर आप अपने पास एक नोट्स में लिखते चले जाया करिए जिससे आपको याद रहे। तो बस आपको क्या याद रखना है, जो मेन टर्म है वो मैंने इस टेबल के बिहाफ पर आपको समझाने की कोशिश की है। 1940 से लेकर 1956 तक फर्स्ट जनरेशन थी, इसमें वैक्यूम ट्यूब जो थी वो आई थी फर्स्ट जनरेशन में। यहाँ पर जो मेमोरी स्पेस था वो बहुत ही ज्यादा कम था, 20 KB तक का। उसके बाद जो इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थी वो भी बहुत ही ज्यादा कम थी, जो कि 300 पर सेकेंड तक मान लो आप, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन को आईपीएस मतलब एक इंस्ट्रक्शन को सेंड करने में हमको 300 पर सेकेंड लगता था। प्रोसेसिंग लैंग्वेज यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में असेंबली थी। अगर कभी कभी लैंग्वेज के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि C++ किस जनरेशन की लैंग्वेज है, तो हमें याद रखना ये 3rd जनरेशन की लैंग्वेज है। उसके बाद ये 4th जनरेशन में भी आई थी, मतलब 4th जनरेशन में इसमें कुछ एडिशन होके C++ में आया था, बट ये इंट्रोड्यूस हुई थी 3rd जनरेशन में। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि फोर्टन किस जनरेशन की लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन की लैंग्वेज है। एट प्रेजेंट वी आर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं पाइथन और जावा स्क्रिप्ट, दीज आर इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और उसके अलावा जो एग्जाम्पल है इस जनरेशन के कंप्यूटर में यूनिवैक्स और EDVAC, ये आपको बस याद रखना है। सेकेंड जनरेशन हमारी जो थी वो 1956 से खत्म, जब फर्स्ट जनरेशन खत्म हो गई थी उसके बाद हमारी सेकेंड जनरेशन इंट्रोड्यूस हुई थी और ये 1963 तक चली थी। यानी जो फर्स्ट जनरेशन थी आप याद रखना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ये हमारे जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 उसके बिटवीन, यानी 47 से 7 माइनस कर लो 0, तो 1940 से लेकर 1956 तक थी। उसके अलावा जो सेकेंड जनरेशन थी ये 1956 से 1963 तक था। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 तक, फोर्थ जनरेशन 1971 से एट प्रेजेंट, और फिफ्थ जनरेशन जो हम प्रेजेंट से लेकर बियॉन्ड पता नहीं कहां तक जाएगी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब जो यूज कर रहे थे, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे, थर्ड जनरेशन में आईसीज आई। पूछा जा सकता है कि आईसी किस जनरेशन में आई थी, इंटीग्रेटेड चिप्स यानी वो आई थी थर्ड जनरेशन में। उसके अलावा फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर VLSI जिसे बोलते हैं। फिफ्थ जनरेशन में आजकल हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ULSI, इसका मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी। पहले हम लोग फर्स्ट जनरेशन में जो मेमोरी थी किसी भी, आज आपको पता है एक इमेज को सेव करने में हमारी कितने ज्यादा MBs KBs खर्च हो जाते हैं आज के टाइम में, और पहले के टाइम में जस्ट हम 20 KB तक ही सेव कर पाते थे फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में 128 KBs आ गया, थर्ड जनरेशन में 1 MB आ गया, फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर टाइप एंड वेरी हाई, यहाँ पे मेमोरी की कैपेसिटी सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा है। और फिफ्थ जनरेशन में VLSI और ULSI हम अल्ट्रा लेवल की मेमोरी स्पेस यूज कर रहे हैं अल्ट्रा इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर। यानी आपने आप देखा होगा कि हम लोग TBs तक में डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं, टेराबाइट में। इवन डेट क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से हम लोग TBs 100 TB 200 TB तक का डेटा स्टोर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के टाइम में स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा है। प्रोसेसिंग स्पीड पहले 300 इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, फिर सेकेंड जनरेशन में भी ऑलमोस्ट स्पीड सेम थी, फिर 1 Mbps हुआ, उस 1 Mbps पर इंस्ट्रक्शन। फिर अभी फोर्थ जनरेशन में थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में फास्टर, और फिफ्थ जनरेशन तो वेरी फास्ट है। आप किसी भी कोई भी एक वेबसाइट ओपन करो, कुछ फ्यू सेकंड्स भी नहीं लेता, कितनी फास्टली प्रोसेस हो जाता है। उसके अलावा जो फर्स्ट जनरेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, कि वैक्यूम ट्यूब कहाँ आया फर्स्ट जनरेशन में, आईसीज कहाँ आई थर्ड जनरेशन में, इस ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में, ULSI यानी अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन से क्वेश्चन कब पूछना है कि एट प्रेजेंट हम लोग फोर्थ जनरेशन तक यूज कर रहे हैं।
तो आप 4th जनरेशन तक को तो मैक्सिमम याद ही रखना, स्पेशली ये सर्किट क्या क्या बना था, जैसे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, और उसके अलावा इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1st जनरेशन में हमारी आई थी असेंबली लैंग्वेज, 2nd जनरेशन में आई हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई, जैसे फोर्टन, कोबाल, एल्गोल, ये सब। 3rd जनरेशन में सी और C++ इंट्रोड्यूस हुई, 4th जनरेशन में C++, जावा, ये सब। उसके अलावा ऑल हाई लेवल लैंग्वेज एंड न्यूरल लैंग्वेज नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क हम यूज करने लग गए आजकल। उसके अलावा जो एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर्स बोला जाएगा इसमें यूनिवेक्स, ईडी यानी इलेक्ट्रॉनिक, वैक्यूम, ये सब चीजें यूज करने लगे थे हम 1st जनरेशन में। 2nd जनरेशन में IBM 1401, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि IBM 1401 कब इंट्रोड्यूस हुआ 2nd जनरेशन में, IBM 7094 कब इंट्रोड्यूस हुआ 2nd जनरेशन में, CDC 3600 ये नाम है कंप्यूटर्स के। उसके अलावा अगर पूछा जाए IBM की 360 सीरीज या 1900 सीरीज कब इंट्रोड्यूस हुई, वो 3rd जनरेशन में। 4th जनरेशन में हम पेंटियम सीरीज, जो हमारा आपने सुना होगा पेंटियम मल्टीमीडिया, हम यूज करने लगे थे 4th जनरेशन में। 1971 के बाद हम लोग मल्टीमीडिया और ये सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी, आपके पास स्मार्टफोन आना शुरू हो गए, आजकल सभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। पहले के टाइम में आपने देखा होगा कीपैड में स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुए थे बीच में, पहले नॉर्मल कीपैड चली, फिर कीपैड, पहले तो एक नॉर्मल टेलीफोन चलता था, फिर उसके अंदर कीपैड चला, कीपैड के बाद फिर उस कीपैड फोन मोबाइल के अंदर मल्टीमीडिया इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा होगा ब्लैकबेरी का एक मोबाइल आता था जिसके अंदर काफी सारे फीचर्स होते थे, गेम्स वगैरह होते थे और उसमें हम सर्चिंग कर पा रहे थे। उसके अलावा आज के टाइम सबके पास स्मार्टफोन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, अब हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पर वर्क कर रहे हैं। आजकल के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अभी पढ़ाया, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन से हमें कुछ चीजें नहीं सीखने को मिलेंगी, तो याद रखिएगा। मैंने नीचे इनके आंसर्स भी दिए, पर आप आंसर्स को हाइड, आंसर मैंने इसलिए दिए थे कि फिर मेरे को PDF के लिए, जब आपको PDF दूंगी तो अलग से टाइप करने पड़ेंगे, और सबको आंसर्स तो PDF में चाहिए होते हैं। तो बस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चंस देखना बस, और ये देखना अपनी ईमानदारी से कि आपको कितना स्टार्टिंग में आप सीखे हो, कितना आता है, नहीं आता। अब प्रिंसिपल कितनी चीजें सीख पाए हो, कितनी चीजें थ्योरी से, कुछ मैं तभी कहती हूँ क्वेश्चंस करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मोस्टली कुछ चीजें हम थ्योरी में छोड़ देते हैं तो वो क्वेश्चंस में हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, पेपर में क्वेश्चंस ही आते हैं। तो थ्योरी पढ़ना बेसिक्स क्लियर करने के लिए जरूरी है, लेकिन क्वेश्चंस करने से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी, ये बात श्योर है। द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स वाज प्रपोज वाइज। तो मॉडर्न कंप्यूटर को किसने प्रपोज किया, तो एलन टर्निंग। एलन टर्निंग, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। हु इंट्रोड्यूस द फर्स्ट कंप्यूटर होम यूज 1981। फर्स्ट कंप्यूटर जो होम के लिए यूज किया गया, होम मतलब हम अपने घरों में फर्स्ट कंप्यूटर 1981 में यूज करने लगे थे, ये किस कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था, तो IBM कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यहाँ पर, 3rd जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो 3rd जनरेशन के कंप्यूटर थे, अभी मैंने बताया था 3rd जनरेशन के कंप्यूटर हमारे C और C++ यूज कर रहे थे। अभी देखो यहाँ पर अगर हम इस टेबल में देखें तो देखो 3rd जनरेशन के कंप्यूटर हमारे C और C++ यूज कर रहे थे, 3rd जनरेशन, ठीक है ना। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन मैंने बोला था आपसे पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, तो आपको बस याद रखना है। अगला देखो, Which was the first electronics digital programming computer device। सबसे पहली फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामिंग कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी थी, देखो चार्ल्स बेबेज की थी। और आप लोगों को एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन और कोलियस और एनिक। देखो डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये दोनों बनाए थे चार्ल्स बेबेज ने, और सबसे पहले आया था डिफरेंस इंजन, फिर आया था एनालिटिक इंजन। लेकिन लेकिन इनके जो कंप्यूटर्स थे वो मैकेनिकल बेस्ड थे, नॉट इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड थे। ये मोटर का यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल का यूज नहीं कर रहे थे।
उसके बाद जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर आया वो है, इसको सही से क्या प्रोनाउंस करेंगे आई डोंट नो, बट आप बस ऐसे याद रखना, कोलोसस। कोलोसस जो कंप्यूटर था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। क्या था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर, कोलोसस। इसको सही से प्रोनाउंस करना मुझे भी नहीं पता, बस आप याद रखना कोलोसस। बस ऐसे याद रखना, कलर से कलर इसको रिलेट करके कुछ टर्म याद करा करो। जैसे कुछ चीजें नहीं याद होती तो उसको रिलेटेड वर्ड से याद कर सकते हैं। जैसे कलर से COLO UR होता है ना कलर की स्पेलिंग, तो बस COLO याद कर लो, कोलोसस। इतना अगर आपको इतना भी ध्यान रहेगा ना तो अभी आप सही टिक कर ही आओगे पेपर में। EDVAC स्टैंड फॉर, E for electronic, D for discrete, V for variable, A for automotive और C for computer। तो इलेक्ट्रॉनिक, डिस्क्रीट, वेरिएबल, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नहीं है, कंप्यूटर है। तो इलेक्ट्रॉनिक, डिस्क्रीट, वेरिएबल, ऑटोमेटिव, कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर, इसमें से फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? तो कॉमर्शियल कंप्यूटर देखो आप लोगों ने पढ़ा था ना, मार्क बना था लास्ट, तो कॉमर्शियल कंप्यूटर हमारे यूज करेंगे। मैं आपको एक बार थ्योरी में दिखा देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा। देखो मैंने बनाया था ना, देखो मार्क 1 ये आया था, मार्क 1। तो यहां से कॉमर्शियल कंप्यूटर आप लोग यूज करना स्टार्ट हो गए थे, मार्क 1। ये IBM कंपनी और हार्वर्ड ने बनाया था। तो आप मार्क से बस लास्ट का याद रखो कि जो मार्क वाला कंप्यूटर है ये कॉमर्शियल कंप्यूटर थे, यानी यहां से हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो मार्क 1 आप याद रख लो। अब आगे क्या है? फेरेंटी मार्क 1 फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर है, फेरेंटी मार्क 1, मार्क 1 से याद कर लो बस। ये फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर है, फेरेंटी मार्क 1। अगला है यूनिवैक स्टैंड फॉर, यू मतलब यूनिवर्सल, UNI मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल और ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नहीं, यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कंप्यूटर नहीं, यूनिवर्सल नेटिव नहीं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर यूज सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हम क्या यूज कर रहे थे? ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन में IC, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स। तो थर्ड जनरेशन में क्या कर रहे थे? ट्रांजिस्टर। देखो टेबल में देखो, मैंने बताया था ये चीजें पूछी जाती हैं। तो सेकंड जनरेशन में क्या यूज कर रहे थे? ट्रांजिस्टर। टेबल में देखना, सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज कर रहे थे? ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, फाइव जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी यानी ULSI। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज कर रहे थे? थर्ड जनरेशन में हम यूज कर रहे थे इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सा यूज कर रहे थे? इंटीग्रेटेड सर्किट। आप टेबल से याद रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट। अब फोर्थ जनरेशन में क्या यूज कर रहे थे? फोर्थ जनरेशन में द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज इन फोर्थ जनरेशन, अभी हमने बताया था VLSI। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। VLSI क्या होता है भाई? VLSI होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेटेड चिप से भी बड़ा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ULSI स्टैंड फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI जो अब हम फिफ्थ जनरेशन में यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर, ये स्टोरेज है स्केल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? इज यूज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी यूज कर रहे थे? कोबाल यूज कर रहे थे, असेंबली लैंग्वेज यूज कर रहे थे। तो असेंबली लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज हम एक तरह से फर्स्ट जनरेशन में यूज कर रहे थे। तो फर्स्ट जनरेशन वाली लैंग्वेज होगी हमारी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। अब उसके बाद कोबाल, फोर्टन, ये सब बेसिक, ये सब हमारी आई सेकंड जनरेशन में। C++ आई थर्ड जनरेशन में, C++, जावा आई फोर्थ जनरेशन में। उसके बाद अभी हम इन
जनरल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन और AI ये सब यूज करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्टन स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। फोर्टन स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर डी। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फॉर कंप्यूट, कंप्यूटर टर्म कहां से आया? कंप्यूट से। ऑप्शन नंबर ए। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी वो थी मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन की असेंबली लैंग्वेज। एक टेबल में एक गड़बड़ हो गई है, आप लोग सही कर लीजिएगा, इसमें बस एक मिस्टेक है, मैं तुरंत ही सी करा दे रही हूँ कि जो फर्स्ट, इसमें देखो फर्स्ट जनरेशन की जो लैंग्वेज है यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, इस जगह आप कर लीजिएगा मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और जो सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी, तो यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, इस टेबल में ही गड़बड़ है। फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज है जैसे फोर्टन, कोबाल, और थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है ये है हमारी कौन सी? हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, ये सब थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गई थी, बट दीज ऑल आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज हाई लेवल, सेकेंड जनरेशन की जो लैंग्वेज है दैट इज असेंबली लैंग्वेज, और फोर्टन, कोबाल, एल्गोल ये सब हमारी असेंबली लैंग्वेज है। फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज दैट इज मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी लैंग्वेज भी जिसको बोलते हैं। यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। किस क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 15। तो फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज क्या है? ऑप्शन नंबर बी असेंबली लैंग्वेज। तो यहां आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है विच लैंग्वेज यूज इन थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है फोर्टन, कोबाल, पास्कल, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। यहां पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यानी थर्ड जनरेशन की ये सारी लैंग्वेजेस हैं। ये फोर्टन, कोबाल ये इंट्रोड्यूस हो गई थी सेकंड जनरेशन में भी, लेकिन ये प्रॉपरली हम लोग यूज कर पा रहे थे थर्ड जनरेशन में। फोर्टन, कोबाल, पास्कल, अगर यहाँ पे C++ भी होता तो वो भी हमारा सही आंसर होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में यही दिया हुआ है। अगला, इंटेल 4004 डेवलप्ड इन। इंटेल का जो प्रोसेसर था माइक्रो प्रोसेसर 4004, ये हमारा किस टाइम डेवलप्ड हुआ था? ये हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन द वर्ल्ड। जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इस पूरे वर्ल्ड में आया था दैट इज एल्टेयर, ALTAIR, एल्टेयर 8800, 8800, एल्टेयर 8800 जो था फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था पूरे वर्ल्ड का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम था क्रे-1, इसका नाम क्या था? क्रे-1। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया गया था उसका नाम था क्रे-1। उसके अलावा अगर आप बात करी जाएगी कि इंडिया में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कब कौन सा था, वो था पैराम। क्रे जो सुपर कंप्यूटर था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1976 में। जो 22 की तरफ चलते हैं। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर्स, जो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था परम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये कब डेवलप हुआ था? ये हुआ था 1991 में। ये कब डेवलप हुआ था? ये हुआ था 1991 में। उसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है CDC। ये CDC क्या है? CDC है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, बट आपको आज मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा है तो उसमें भी ये क्वेश्चन बनता है कि जो सी लैंग्वेज थी, सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? तो चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर है, और जो डेनिस रिची हैं इन्होंने किसको डेवलप किया था? सी लैंग्वेज को। अगर एलन टर्निंग की बात की जाए तो एलन टर्निंग कौन है? एलन टर्निंग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर को बनाया था, सुपर कंप्यूटर जो आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर, उसके अलावा एलन टर्निंग को है जो मॉडर्न कंप्यूटर में इनका श्रेय दिया जाता है एलन टर्निंग को। डेनिस रिची
जो हैं उन्होंने सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो सी लैंग्वेज है, अगर ये बात की जाए किस जनरेशन की लैंग्वेज है, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा ये जो इंट्रोड्यूस की गई थी थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस की थी, प्रॉपरली हम लोग फोर्थ जनरेशन में यूज करें। और फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं। आज के टाइम में हम कौन सी लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, जावा, पाइथन। उसके अलावा नॉर्मली अब हम किस पर वर्क कर रहे हैं, एआई पर। और अभी हम एट प्रेजेंट किस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन को खत्म करके फिफ्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 32 इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर मेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर मेड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, इंडिया का पहला कंप्यूटर था परम, लेकिन इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा है कि इंडिया फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पेट्रोल पंप, पहला इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड जो पेट्रोल पंप था वो कहाँ खोला गया था, वो खोला गया था मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा है इंडिया का फर्स्ट पॉलिटिशियन पार्टी विच मेक हिज ओन वेबसाइट ऑन इंटरनेट। पहली कौन सी पॉलिटिशियन पार्टी है जिसने की वेबसाइट, पहली वेबसाइट इंटरनेट पर बनाई थी, तो उसका आंसर है बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी एक फर्स्ट पॉलिटिशियन पार्टी है जिसने पहली बार वेबसाइट इंटरनेट पर वेबसाइट बनाई थी। यानी इंटरनेट पर आने वाली पहली पॉलिटिशियन पार्टी हुई बीजेपी। क्लियर। तो यहाँ पर 34 क्वेश्चन, पूरी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, आपका जो चैप्टर नंबर 1 में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया, एट एंड हम कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे, उसके अलावा हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कब यूज कर रहे थे, थर्ड जनरेशन में यूज कर रहे थे, आईसीज आ गई थी, फिर उसके बाद हमारे माइक्रो प्रोसेसर आ गए, और आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और ये सब अल्ट्रा इंटीग्रेटेड स्विचेस वगैरह का हम यूज कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी, हमारी मशीन लैंग्वेज। सेकंड में असेंबली लैंग्वेज जैसे फोर्टन और ये सब इंट्रोड्यूस हो गए थे, लेकिन हम इनको एक्चुअल यूज कर पा रहे थे थर्ड जनरेशन में। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई थी थर्ड जनरेशन में, जैसे सी, C++, ये सब। फोर्थ जनरेशन में हमारी जावा, C++ को हम इनहांस यूज कर पा रहे थे। और फोर्थ जनरेशन अभी हम खत्म कर चुके हैं, खत्म पूरी तरह नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी हम लोग फोर्थ जनरेशन को यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है जो अभी स्टार्ट हो चुकी है, और आने वाले टाइम में हम उसको ही यूज करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और वीडियो कैसा लगा है अपने कमेंट में बताइए। कोई क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।